अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पहले इत्तेहादी नाला थे, अब पार्टी अरकान खफा हैं। एक जानिब सहाफ़ियों की तरफ से होने वाली तनकीद को कंट्रोल करने के लिए बिल नाफिज किया गया, तो दूसरी जानिब पंजाब में फायर वॉल लगाने से हुकूमत तनकीद की जद में है। 13 अगस्त को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक ट्वीट के जरिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अपनी तस्वीर के साथ पंजाब को IT सूबा बनाने का इश्तिहार बड़े फख्र से शेयर किया था। मगर हैरत की बात यह है कि जिस IT सूबे का दावा इस इश्तिहार में किया गया, उसके रास्ते में कसीर रकम लगाकर फायर वॉल के जरिए बंदिश भी यही हुकूमत कर चुकी, जिस पर मुल्क के फ्रीलांसर्स और IT सेक्टर चीख चीख कर थक गए कि इस इकदाम से मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होगा। मगर अब तक पंजाब हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती दिखाई देती कि फायर वॉल लगाने से ज़र मुबादला का जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हुकूमत को पहले दिन से अब तक अपोजिशन और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी आड़े हाथों ले रही है। यहाँ तक कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से बिजली के बिल्स पर 14 रुपए फी यूनिट दी जाने वाली सब्सिडी पर भी तनकीद की गई और पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के माबैन ट्विटर के जरिए और मीडिया पर पैगामात के बदले खासी गर्मा गर्मी भी हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब हुकूमत से नाराजगी तो सबके सामने है, ताहम अब नून लीगी अरकान असम्बली के शिकवे शिकायतें और इख्तलाफात भी खुलकर सामने आने लगे हैं। पंजाब में बिजली बिलों पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 46 अरब रुपए के रिलीफ का ऐलान किया, जबकि सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने इंकशाफ किया था कि ये रिलीफ दरअसल 96 अरब रुपए का था, जिसमें से 50 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने अदा करने थे। मुश्तबा शुजाउर रहमान के इस बयान के बाद सूबाई हुकूमत की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया, जिस वजह से गुज़श्ता हफ्ते होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर खजाना हाजिर भी नहीं थे। बात यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि नून लीग के कई रुकन असम्बली इस हद तक क़यादत से नाला हो चुके हैं कि उन्होंने मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने से इनकार कर दिया है और हर तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि बनाना है तो हमें वज़ीर बनाएं, वगरना मुशीर या पार्लिमानी सेक्रेटरी हम नहीं बनना चाहते। जबकि कुछ अरकान असम्बली जो कि सीनियर हैं, वो ये भी एतराज़ उठा रहे हैं कि पार्टी में नए आने वाले अरकान को मिनिस्ट्रियाँ दी गईं, जबकि पुराने और वफादार अरकान को नज़रअंदाज कर दिया गया। पार्टी अरकान के इन एतराज़ात और इख्तलाफात को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तो दरखोरे एतना ही नहीं समझ रही, ताहम पार्टी कायद नवाज शरीफ थोड़े मुतहरिक दिखाई देते हैं। मगर सवाल यह है कि नून लीग अपने अरकान असम्बली को मनाने में कामयाब हो पाएगी या फिर पंजाब हुकूमत में बहुत जल्द कोई सरप्राइज दिखाई देगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब हसन काज़मी ने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है। ज़ुहैब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताइएगा कि ये नवाज शरीफ साहब ने अपनी दुख्तर के साथ बैठ के जो रिलीफ दिया है पंजाब की आवाम को, और अभी आपकी स्टोरी से पता चल रहा है कि पंजाब की सिर्फ काविश नहीं है, इसमें तो चाचा जी भी शामिल हैं। ये क्या है, क्या मामला क्या है? जी बिल्कुल, चाचा जी शामिल हैं। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, जो इस वक्त जो हैं वो वज़ीर ख़जाना भी हैं। उनकी जानिब से कुछ दिन पहले असम्बली सेशन जारी था, तो ये बात कही जब रिलीफ की शुरू की गई तो कहा गया कि बाकायदा तौर पे जो मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान है कि ये जो रिलीफ की बातें की जा रही हैं, इसका तखमीना 45 अरब नहीं है, ये इससे डबल है। तो 90 से 95 अरब रुपए का उन्होंने बोला कि अगर ये ऐसा होता है और ऐसा रिलीफ देने की बात की जाएगी तो इस पर इम्प्लीमेंट जो है वो 90 से 95 अरब रुपया जो है वो लगेगा, और ये कहाँ से आएगा अभी तक ये डिसाइड नहीं है। जिस पर बाकायदा तौर पर जो हमारे ज़राए उनके ये भी कहना है कि बाकायदा तौर पर उनकी सरजनिश भी की गई, उनको खामोश करवाया गया। ये सरजनिश किसने की? जी बिल्कुल, सीएम की जानिब से कि आप इसकी उनको रोका गया कि आपने इस बारे में इस तरह की बातें बयान नहीं देना जब तक मुशावरत पार्टी की ना हो, और जब तक इस पर कंप्लीट जो है वो एक लाएमल ना तैयार किया जाए कि ये पैसा कहाँ से आना। ये आपको मैं बात बता रहा हूँ उस वक्त की जब ये रिलीफ की बातें स्टार्ट हुई थी पंजाब असम्बली में। फिर उसके बाद मियाँ साहब जो हैं वो मुश्तबा साहब वो खामोश हो गए, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी अभी तक। लेकिन अभी जब ये वैसे वो सुना है कि आजकल उनका फोन भी बंद जा रहा है। जी बिल्कुल, कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग में भी मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है जिनका होना बहुत जरूरी था, वज़ीर खजाना है, रिलीफ की बातें हो रही हैं, फंड जो है वो दे दिए गए हैं, आवाम को रिलीफ मिल गई है। और आज भी जो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कहा कि खास तौर पे कि हमने 50 अरब रुपया जो है वो वफाक ने और 46 अरब रुपया जो है वो पंजाब ने दिया। अच्छा, ये जो 50 अरब रुपया दिया, यानी इसका मतलब वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
तनकीद के निश्तर चला रहे हैं वो ठीक चला रहे हैं, फिर कल को सिंध, बलूचिस्तान, केपी के वो भी मांगेंगे। जी बिल्कुल हक है। देखिए हम पाकिस्तानी हैं और हर पाकिस्तानी का हर सूबे का बराबर बराबर हक है जितनी उनकी आबादी है। ठीक है जितना उनका हिस्सा बनता है, अगर आबादी के लिहाज से देख लें या जितना उनका आप रकबे के लिहाज से देख लें, उनको जितनी जरूरत है वो देना उनका बनता है वफाक का। अब ये जो 50 अरब रुपया और 46 अरब रुपए का टोटल 96 अरब रुपए का रिलीफ है जो सिर्फ इस्लामाबाद के और पंजाब के लोगों को, यानी ये 45 अरब रुपए का रिलीफ नहीं है जो पंजाब हुकूमत दावा की अपनी जेब से निकालने का, इसमें विफाक भी शामिल है। और विफाक से यानी चाचा जी का मतलब यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनसे ये मदद ली गई है। लेकिन ये जो पंजाब हुकूमत दे रही है 46 अरब रुपए, ये कहाँ से दे रही है? हाँ सवाल तो ये बनता है कि ये पैसे जो है ये कहाँ से आएंगे। अब 46 अरब रुपया दे दिया गया है। अच्छा दे दिया गया कहाँ से दे दिया? आवाम को रिलीफ मिल गया है, बिलों से पैसे जो है वो कटौती हो गई है। आवाम को जो ये बिल्स आ रहे हैं जिसके दावे जो है वो हमारी तर्जुमान पंजाब हुकूमत की जानब से, सीनियर मिनिस्टर्स की जानब से सोशल मीडिया पर बिल्स शेयर किए जा रहे हैं कि जी हमने रिलीफ देना शुरू कर दिया और ये रिलीफ आना शुरू हो गया। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे ये सवाल है। और ये पैसे जो है अभी तक पंजाब हुकूमत डिसाइड नहीं कर पा रही कि किस तरक्याती बजट और कौन से फंड्स हमने काटने या निकालने हैं। हाँ कौन से प्रोजेक्ट्स रोके जाएं और कौन से निकाले जाएं। आपको पता है यूटिलिटी स्टोर बंद हुए, फेडरल का अदारा था। अब पाकिस्तान पंजाब हुकूमत जो है उसकी जानब से असेंबली में दावा किया गया था कि ये जो बजट हम पहला पेश कर रहे हैं ये पंजाब का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। आज तारीख का सबसे बड़ा 882 बिलियन का जो बजट है ये सबसे बड़ा पंजाब का तरक्याती और भलाई। अब उस बजट को काटना शुरू कर दिया गया, अभी साल गुजरा नहीं है। अच्छा ये नहीं, उन्होंने पैसे रिलीज कर दिए लेकिन अभी उनको पंजाब गवर्नमेंट इतनी कंफ्यूज है कि उनको ये नहीं पता सीएम साहिबा को कि उन्होंने फंड्स बेसिकली कौन से कटेंगे। आया एजुकेशन से काटने हैं, हेल्थ से काटने हैं, डेवलपमेंट से काटने हैं। एक और भी इशू है ज़ुएब, चूंकि आप इसको कवर कर रहे हैं, ये जो मुझे बताएं कि ये जो नाराजगी है पार्टी के अंदर, बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं हमने नहीं मुशीर बनना, ना हमें पार्लिमानी सेक्रेटरी बनना है, हमें बनाना है तो वजीर बनाए। कौन कौन से लोग हैं? देखें सबसे पहले जब पार्लिमानी सेक्रेटरीज की बात आए तो पाकिस्तान अमूमी तौर पे जो आप अगर तारीख देखें तो पार्लिमानी सेक्रेटरी की जो तकर्री है ना वो दो से 3 माह में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तो 7 महीने मुकम्मल हो जाती है। इस पे तकरीबन 4 से 5 माह जब गुजरे तो मैंने बाकायदा तौर पे जो है वो सवाल किया कि अभी तक तकर्री जो है वो क्यों नहीं। मेरी मरीम औरंगजेब से भी बात हुई, मियां मुश्तबा शुजा रहमान साहब से बात हुई जब 90 शारा, तो उन्होंने उनके साथ समीउल्लाह खान साहब भी मौजूद थे। उन्होंने बड़े ही फख्र से कहा लें ये 2-3 दिन में आ रहा है नोटिफिकेशन। आप ये बात बता रहा हूँ 5 माह जब हो चुके थे तब 2 माह पहले की, तो कल आ रहा है। तो टाउंटिंग स्टाइल में उन्होंने मुझे बोला समी साहब आप बताएं, मैंने 2 दिन ज्यादा तो नहीं बता दिए, हो सकता है नोटिफिकेशन कल ही आ जाए, जबकि हमें पता था कि वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि ये फहरिस्त जो तैयार की गई था ये 2 से 3-4 दफा तैयार की गई। 36 पार्लिमानी सेक्रेटरीज तकर्रर किए जाने थे जिनके नाम जो है वो भेजे जाते थे और वो मंगवाए जाते थे, सीएम मंजूरी देती थी और जिन लोगों के नाम दिए जाते थे वो आगे से अच्छा ये वैसे नाम कौन कौन से थे थोड़ा सा हमारे साथ भी शेयर करें ताकि क्योंकि ये खबरें तो हैं कि लोग जो हैं और जी देखिए इन फहरिस्त में जो पहले तैयार की गई थी उनमें उन लोगों के नाम शामिल थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरीना साथी थे, जो वजारत के उम्मीदवार थे और पहले भी वजीर रह चुके। हाँ पहले भी कुछ वजीर रह चुके हैं, कुछ सीनियर मिनिस्टर थे, लेकिन उनका गिला बिल्कुल जायज़ है। जो देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कवरेज करते हुए, मुलाकातें करते हुए, उनसे बैठते, उनके साथ दोस्ती है, मिलना जुलना है, उनका एक जाती एक पार्टी का जो अंदरूनी मैटर है वो ये कहते हैं कि हमें पार्टी की खिदमत किए हुए अरसा गुजर गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 से 5 दफा के पार्लियामेंटेरियन हैं। हाँ, मतलब जाहिर है कि उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वैसे तो मीडिया पे बहुत ही ज्यादा कम हो गए, ये हो क्या रहा है आजकल, वो कहाँ एक्टिव हैं? देखिए हमजा शहबाज एक जो है वो एक्टिव आदमी है और सोशल आदमी है, मिलने वाले आदमी है। मैं उनकी तारीफ इसलिए करना चाहूँगा, ये उन लोगों से तो नहीं मिल रहे जो पार्टी से नाराज हैं? नहीं, वो हर एक शख्स से मिल रहे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जैसे आपने बात की कि अभी मरियम नवाज जो है वो सीएम पंजाब हैं, लेकिन उन तक एक्सेस नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली जो है उनसे मिल सकें। यानी एमपीएज
सीएम अरकान से असम्बली नहीं मिल पा रहे पाते। और ये तहफ़्फ़ुज़ात आपके नहीं, ओपनली तहफ़्फ़ुज़ात और ये क्यों माना जाता है। मुलाकातें नहीं होती? टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। अच्छा। अब सीएम साहबा की जानब से सीनियर मिनिस्टर और जो उनके मावन खसूसी हैं ज़िशान मलिक, ये दो लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वज़ीर पंजाब की जानब से कि मैं अगर वक्त मसरूफ हूँ, वक्त नहीं दे सकती, तो ये दो लोग हैं उन एमपीएस और एमएनएस को मिले। तो मरीम नवाज साहिबा मिलती नहीं है, एमपीएस को टाइम नहीं देती, तो फिर उनके जो मसाइल होते हैं क्या उन तक पहुंचते हैं? बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जब एक हुकूमत है किसी पार्टी की, अब एक वर्कर है या वो रुकन पंजाब असम्बली है, उसकी ये ख्वाहिश है, चाहे कोई भी सियासी जमात, उसकी ख्वाहिश होगी कि हमारी हुकूमत है, हमें कम से कम सीएम हाउस तक एक्सेस हो, हम जीओआर जा सकें, हमारे मसाइल हल हों, हम अपने मसाइल बता सकें, मिल सकें, बात कर सकें। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कल्चर जो है शायद ऐसा अब चेंज हो गया, अब काफी ज्यादा चेंज हो गया, क्योंकि उनकी एक्सेस नहीं है, खासतौर पर मरीम नवाज के। यानी फिर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मरीम नवाज साहिबा शी इज वेरी बिजी विद हर वर्क, तो हमजा शहबाज साहब शायद टेकअप कर रहे हैं चीजें। नहीं, टेकअप नहीं कर रहे, नहीं टेकअप नहीं कर रहे। हमजा शहबाज की खुसूसियत ये है कि जब इलेक्शन कैंपेन भी थी, नहीं टेकअप तो वो करते हैं, वो अलग बात है कि उनको टेकअप करने नहीं दिया जाता। हाँ, टेकअप करने। अब हमजा शहबाज की बात यह है कि हमजा शहबाज साहब को बकायदा लाहौर में जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगर जो अरकान असम्बली है जिनके कोई मसाइल हल नहीं होते, जिनकी एक्सेस नहीं है, वो अब लाहौर में बैठेंगे और पंजाब के जो कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, जो तो वो हमजा शहबाज साहब वहां मुलाकातें जारी हैं। आज भी इस वक्त जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तो हमजा शहबाज इस वक्त भी पार्टी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं और 4 से 5 6 जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली से मिलने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। और ना सिर्फ वो बल्दियाती नुमाइंदों से भी मिलना शुरू किया। ठीक है, जाहिर है कि वो ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। मुझे ये बताएं, आखिर में सवाल करना चाहूंगी, ये नवाज शरीफ जा रहे हैं, आ रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, मायूस लग रहे हैं बहुत ज्यादा, जा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर है नवाज शरीफ, अभी तक उनका बाहर जाने का कोई प्रोग्राम शेड्यूल नहीं है। अच्छा, किसी किस्म की ना कोई ऐसे उनका प्रोग्राम बाहर जाने का है अभी तक, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम शेड्यूल दिया है, ना अगस्त में, ना सितंबर। अगर दोबारा नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में दिया जाए तो दिया जाएगा। अभी तक वो बाहर जाना नहीं चाहते। लेकिन ये तो बता दें कि मायूस हैं। मायूसी उनको बहुत ज्यादा है। देखें, पहले दिन से नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया था कि जी हुकूमत हमारी बनती नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने शायद बैक फुट पे जाना गवारा किया। अब क्योंकि मरियम नवाज जो है उनको पंजाब दिया गया, तो वो पंजाब को, तो वो जाहिर है कि बेटी के साथ मिलकर पंजाब चलाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुहेब, आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला, और मेरा ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। ये जो कह रहे थे ना सारे पंजाब हुकूमत देखें, मिसाली हुकूमत है, पंजाब हुकूमत रिलीफ दे रही है, तो वो रिलीफ के पीछे चाचा जी यानी प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा हाथ है। पहले नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी बैठकें, बड़े वादे, बड़ी मुलाकातें और बड़े दावे मुल्की सियासत में उरूज पर हैं। मुराद, सीटें और मुस्तकबिल के सियासी हुकूमती मंजरनामे में बड़े हिस्से की लूट सेल ऑफर भी अवेलेबल है। हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ही अपनी पावर में इजाफे के लिए भाग दौड़ कर रही हैं, और मोस्ट डिमांडिंग एक ही शख्सियत है, मौलाना फजल रहमान। जिस तरफ मौलाना साहब झुकाव कर लेंगे वो पार्टी तगड़ी हो जाएगी, और दूसरी साइड खुद ब खुद कमजोर। यानी पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनके पास गए, और कल शाम वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके उन्हें हुकूमती बेंचेस में शामिल होने की दावत दी, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से गिला किया कि हम तो आज भी वहीं खड़े हैं, आप ही रास्ता बदल गए। इधर हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान को बनाने की तैयारी पकड़ी, और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंचने के लिए महमूद खान अचकजई को भी बातचीत के लिए हुकूमत ने पैगाम भेज दिया। मगर हैरानी इस बात की है कि जो हुकूमत महमूद खान अचकजई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए अप्रोच कर रही है, यही हुकूमत कल तक बयान दे रही थी कि जब तक मुमकिन हुआ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को जेल में रखेंगे, क्योंकि इसका सियासी वजूद खतरा है। और फिर प्लानिंग की जा रही थी कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब हुकूमत का कांधा इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर आईनी तरीके से मामला संभाला जाएगा। यानी हुकूमत हर सूरत पीटीआई का मामला फिक्स करने के लिए सरगर्दा है, जबकि दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरुमीद हैं कि ये हुकूमत चंद माह की मेहमान है, और इन्हें यकीन है कि 2 माह बाद 4 हलके खुलेंगे और हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। शायद यही वजह है कि हुकूमत हल्के खुलने से बचने के लिए किसी आईनी तरमीम की जुस्तजू में है। अगरचे वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ये वाजे कर चुके
कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, मगर सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें, हुकूमती बेंचेस में शामिल करने की दावत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में रुकावट से जाहिर होता है कि दाल में कुछ तो काला है। जराए बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ भी खफा और नाला हैं और यही वजह है कि वो खामोश हो चुके हैं, जबकि उनके लंदन जाने की बातें भी सामने आने लगी हैं। अब एक ऐसा वक्त जब मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत इत्तेहादियों और अपोजिशन के दरमियान हिस्सा बकदरे जुस्सा बांटने में मुश्किल का शिकार है। नून लीग की पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के माबैन नोक झोंक भी चल रही है। अब सवाल ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन जाने के पीछे किसी लंदन प्लान की खिचड़ी पक रही है या फिर मामला कुछ और ही है। आने वाले दिनों मुल्की सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अचानक इतनी मेल मुलाकातें और कन्विंस करने के लिए भाग दौड़ स्टार्ट कर दी है मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, तो क्या ये तैयारी कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की? अभी आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी अदालती मामलात हैं और हुकूमत के ऊपर एक दबाव है, जो कि फ़ैसला आया था, वो फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से था। अब हुकूमत ज़ाहिर है कुछ तरामीम करना चाहती है आइन में, जिससे उनके मकासद पूरे होंगे। एक तो वो जजेस के हवाले से कुछ तरामीम करना चाहती है, उसके नंबर्स बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ वो जो आम सुनने में आ रहा है कि काजी फाइज के हवाले से इंटरेस्टेड हैं कि जी उनको एक्सटेंशन दी जाए, और भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो दे वांट 2/3 मेजॉरिटी, और 2/3 मेजॉरिटी के लिए जाहिर सी बात है उनको हर जगह जाने की जहां ज़रूरत पड़ेगी वो जाएंगे, इंक्लूडिंग JUIF फरवरी के इलेक्शन से पहले जो 16 महीने का अदवार था उसमें उनके साथ थे। PDM के सदर थे मौलाना फजल रहमान, तो उनके रवाबित तो पहले से हैं और अच्छे रिलेशनशिप भी रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू रिस्टोर दैट, एंड आई थिंक ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि वो चाहेंगे कि जी PTI सक्सीड ना करें JUIF के साथ किसी किस्म का अलाइंस करने का, क्योंकि अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है पाकिस्तान में तो वो JUIF के पास है, और PTI भी चाहेगा कि वो उनके साथ हों, और अगर उन्होंने स्ट्रीट में कोई मुजाहरा करना है और इस हुकूमत को हिलाना है तो उसके लिए JUIF की ज़रूरत पड़ेगी। सो दोनों हुकूमत के लिए PTI के लिए दोनों के लिए मौलाना की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब, एक पॉइंट तो बिल्कुल आपने क्लियर किया कि आपको नंबर गेम पूरी करनी पड़ेगी अगर आपने आईनी तरमीम करनी है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है कि PTI को आपने जितना हद तक हो सके पुश करना है, पुश बैक करना है, इसमें अभी हमने देखा कि जो जलसा रखा गया था 22 अगस्त का वो तो हुआ नहीं, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ गई। अभी जो 8 सितंबर का जलसा है इस पर उनको पता है या नहीं पता, लेकिन हुकूमत को पता है कि ये जलसा नहीं होगा, तो आप समझते हैं कि ये जलसा कैंसिल करना एक बेवकूफ़ी थी PTI की, और ये जो आने वाला जलसा है ये भी कैंसिल हो सकता है? आई थिंक देखें, PTI के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सितंबर 8 का जलसा, हुकूमत के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना PTI के लिए है। PTI ने अगर लास्ट मोमेंट पर वही किया जो पहले 2-3 दफ़ा कर चुके हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। वैसे भी आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो फरवरी 8 के बाद एक थोड़ा सा मोमेंटम मिला था PTI को, जिसमें वो भरपूर मुजाहरा कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी वो लूज कर चुके हैं। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वो अगर समझ रहे थे कि अदालती फैसलों के थ्रू या इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के कोई वो ऐसी चीज़ें हासिल कर लेंगे जिससे उनके असेंबली में एक पोजीशन इतनी मुस्तहकम हो जाएगी और स्ट्रीट में जलसे जुलूस करके वो इमरान खान के लिए राह हमवार कर सकेंगे कि जी उनको आज़ाद किया जाए। तो अगर 8 सितंबर का उन्होंने लास्ट मोमेंट में आके कैंसिल किया तो मेरा ख्याल है PTI विल लूज क्रेडिबिलिटी, और बहुत बुरे तरीके से क्रेडिबिलिटी लूज करेगी। फिर उसके बाद जलसा जुलूस का तो नहीं कह सकते कि हम 15 सितंबर को या 22 सितंबर को दोबारा जलसा करेंगे। लेकिन ये जो एक बयानिया राना सनाउल्लाह की तरफ से आया है कि जब तक 9 मई से अब खुद को अलग नहीं करेंगे इंतजामिया जो है वो इजाजत देगी। 9 मई के तो ऑलरेडी केसेस भी चल रहे हैं, 9 मई के लोग अब सियासत में भी नहीं है, और जो अभी लीडरशिप है ये तो शायद उस वक्त इतनी एक्टिव भी नहीं थी। नहीं, लेकिन 9 मई के हवाले से जैसे देखें हुकूमत उसको पॉलिटिकल चीज के लिए इस्तेमाल करती रही है 9 मई को,
کہ جہاں آپ پھنس گئے اپنا آپ کے جو بھی انلیگل ایکشنز ہیں حکومت کے یا پکڑ دھکڑ کی سیاست جو انہوں نے پچھلے 1 سال سے رکھی ہوئی ہے، جہاں وہ مشکل میں آتے ہیں جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 9 مئی جی ہوتا، لیکن 9 مئی ہیز ٹو کنورٹ انٹو لیگل کنوکشنز. اگر لیگل کنوکشنز نہیں ہوتی ہیں 9 مئی کے بیسس پر، آپ 1-2 ایگزامپل لے لیں. جس طرح ان کی جو خواتین تھیں 9 مئی کے حوالے سے، جن کو عالیہ حمزہ وغیرہ، ان کو گرفتار جو کیا تھا 9 مئی کے حوالے سے کیا تھا نا. سو ویئر آر دے ناؤ؟ دے آر ریلیزڈ. سنم جاوید ہیں، وہ باہر آ چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے غلط ان کو پکڑا تھا. اس سے تو صاف ظاہر یہی ہوتا ہے نا کہ نہ ہی وہ کیس چلا، نہ ہی ان کے پاس ایک اور دلیل ہے محمد زبیر صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو جوڈیشری کی چھتری جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. چھتری ملی ہوئی ہے، لیکن پھر آپ 9 مئی کو یوز نہیں کر سکتے نا پولیٹیکل پرپسز کے لیے. چھتری ہو یا نہ ہو، چھتری کیسے ملی ہوئی ہے؟ آپ نے 10 دفعہ بیل ہوئی سنم جاوید کو، آپ نے پھر دوبارہ پکڑ کے اندر بند کر دیا. لاہور سے بیل ہوتی تھی تو سرگودا میں کیس نکل آتا تھا، پھر میاں والی میں کیس نکل آتا تھا. اور تو اور چھوڑیں، عمران خان ہیں جس طرح، یا شاہ محمود قریشی ہیں، یا یاسمین راشد ہیں، یا وہ دوسرے چودھری اجاز صاحب ہیں، کسی کے بھی کنوکشن نہیں ہوئے نا. کسی کا کیس ہی نہیں چل رہا کہ جی 9 مئی کے حوالے سے حکومت یہ الزامات لے کے آئے، اور وہ کہتے ہیں جی اوپن اینڈ شٹ ہے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. لیکن وہ سب کچھ جب تک کنورٹ نہیں ہوگا، اور جیسے جیسے ٹائم چلتا رہے گا، ویسے ویسے حکومت کی جو پوزیشن ہے 9 مئی کے حوالے سے ظاہر ہے کمزور ہوتی جائے گی. اب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ 9 مئی کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، لیکن جو ہوا تھا، جس بنیاد کو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اٹ واز اے میٹر آف اے گرینڈ اسٹریٹجی جو کہ عمران خان لیکن محمد زبیر موجودگی میں بنائی گئی تھی. ابھی یہ جو ملٹری کورٹ میں فیض حمید کا ٹرائل ہوگا، اور پھر عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا، اور پھر ظاہر ہے یہ نیکسس وہاں تک جڑے گا، اور حکومت بھی یہ بات کر رہی ہے کہ اب عمران خان کی بھی باری ملٹری کورٹ میں آئے گی. کیسے آئے گی ظاہر اس پہ وضاحت نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو پھر چیپٹر ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل ایسے پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے. پاکستان کی ایک 70 سالہ تاریخ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جی ایسے ایسے ثبوت ہیں، چاہے وہ مجیب الرحمان تھے یا ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کو تو پھانسی پر بھی لٹکا دیا گیا. لیکن 50 سال کے بعد کوئی بھی بیٹھ کے آج کلیم نہیں کرتا کہ ان کو صحیح طریقے سے کنوکٹ کیا گیا تھا. اسی طرح سے بے نظیر بھٹو، نواز شریف، اب عمران خان. تو میں یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں 2-2.5 سال سے، جی وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا، وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گا، ابھی تک ایک بھی 2-2.5 سال میں کوئی ایسا پی ٹی آئی کا، کبھی تو کہا جاتا ہے، آج کل کہا جا رہا ہے شاید ان کی جو بیگم ہے عمران خان کی، وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی عمران خان کے اگینسٹ. سو دیر از نتھنگ اس وقت جو ہے جس کے بنیاد پر. اور دوسری بات میں ضرور اس کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھیں ملٹری کورٹ میں اگر عمران خان کا ٹرائل ہوگا نا، تو پاکستان کی بدنامی جو ابھی تک کافی زیادہ ہو چکی ہے اور زیادہ ہوگی. انٹرنیشنلی بہت زیادہ حوالے سے انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہوگا، نیشنلی بہت زیادہ ہوگا. جتنے نیوٹرل لوگ ہیں، جتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. دیکھیں نا ملٹری کورٹ میں تو یہ ہوتا ہے، اگر عمران خان کا ٹرائل ہوتا ہے اور کنوکشن ہوتی ہے، نہ مجھے پتہ چلے گا نہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس چیز پر ان کو کنوکٹ کیا گیا. ایگزیکٹلی. میں لاسٹلی آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن پوچھنا چاہ رہی ہوں محمد زبیر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، لیکن ظاہر ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں، بہت عرصہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ آ کے بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 14 روپے کا ریلیف ملے گا 2 مہینوں کے لیے، اور پھر وہ بعد میں سٹوری پتہ چلتی ہے کہ 50 ارب روپے وفاق دے رہا ہے، جس پہ پیپلز پارٹی نے بھی ریلکٹنس شو کی اور پھر تنقید بھی کی. یہ کیسے چلا رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے؟ یہ سسٹم کو سمجھ نہیں پا رہے یا مریم نواز صاحبہ سمجھنا چاہ نہیں رہی؟ دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ سے کیوں نہیں پاکستان میں معیشت کے حوالے سے ترقی ہوتی؟ کیونکہ یہ جو چھوٹا طریقہ ہوتا ہے یہ تو بہت آسان ہوتا ہے کہ جی آپ وہاں سے پیسے لے کے سبسڈائز کر کے آپ کسی کو ریلیف دیتے ہیں. ریلیف عوام کے لیے وہ ہوتا ہے جو پرماننٹ ہوتا ہے، جو آپ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھا کے، جو آپ پاور سیکٹر کو امپروو کر کے، جو اس میں اصلاحات لا کے آپ پرماننٹ بینیفٹ عوام کو ہو. اب اگر آپ نے 14 روپے فی یونٹ 2 مہینے کے لیے کر دیا، کہیں اور سے پیسہ لے کے سبسڈائز کر دیا وفاقی حکومت سے یا پنجاب کے اپنے کسی اور بجٹ سے، تو پھر اس کے 2
महीने के बाद क्या होगा। सो ये तो तरीका कभी तरक्की करने का होता ही नहीं, ना रिलीफ देने का होता है। रिलीफ वो होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, इस्लाहात हो, उससे परमानेंट फ़ायदा लोगों को पहुँचे। आज जो 70 रुपये बिजली है पर यूनिट, मैं एक वैसे याद दिला दूँ, 16 रुपये फी यूनिट थी जब हुकूमत आई थी, ये प्रेजेंट हुकूमत अप्रैल 2022 में, अब वो तकरीबन 70 रुपए के बराबर पहुंच गई है। तो उसको तो चाहिए तो ये था कि 16 से 12 रुपए होती तो फिर लोगों को फायदा होता, लेकिन अब इस मुश्किल में फंस गए कि वो पावर सेक्टर में जो इस्लाहात करने थे, जिसकी बुनियाद पर फिर बिजली की कीमत कम होनी थी, वो तो हुए नहीं है, और वो बल्कि खराब से खराब तर हो गया सेक्टर। चाहे उसके लाइन लॉसेज हो, चाहे उसके रिसीवेबल्स में इजाफा हो, चाहे वो इनकॉम्पिटेंस हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की नाअहली हो, लॉसेज हो, वो सब बढ़ गए हैं। तो अब इस किस्म का रिलीफ देने से ज्यादा अच्छा होता है कि परमानेंट रिलीफ दिया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आपने अपना कीमती जो वक्त है वो शेयर किया और आरा जो है वो अपनी दी। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब ने। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि ये अचानक क्या हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई, फिर बंदूक का एक खूबसूरत तोहफा दिया उन्होंने। अब उसकी नोक पे कौन होता है ये तो नहीं हमें पता, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब कल मिले हैं। तो क्या आपको कोई इशारा दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने कि आपकी तरफ झुकाव करेंगे? देखिए, इशारों से ये बातें नहीं होती। बात सारी ये है कि मौलाना साहब हमारे साथ कोलिशन पार्टनर्स थे जब पिछली जो हुकूमत थी इंटरिम गवर्नमेंट आने से पहले। उसके बाद जब ये इलेक्शंस हुए फरवरी वाले में, तो उस पर वो खफा थे काफ़ी, क्योंकि उनका ख्याल था कि उनको जो रिजल्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राब्ते नहीं हुए बीच में, वो होते रहे। उनके ताल्लुकात जो हैं सदर साहब के साथ भी आपको पता है कि पुराने हैं। सो उस लिहाज से जो एक्टिविटी हुई, पहले शायद अपोजिशन का एक ग्रुप बनाने की कोशिश की गई जो कि नहीं बन सका, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मौलाना साहब आ जाएंगे। अच्छा। लेकिन उनका भी तो एक प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है वो अपनी शुरा से भी मशवरा करेंगे, उसके बाद वो ऐलान करेंगे। अच्छा, आप लोग ऑफर क्या कर रहे हैं? क्योंकि पीटीआई ने भी तो उनको ऑफर की है 1-2 सेनेटर्स की केपी से। आप लोग उनको क्या, उन्होंने फैसला करना है कि उनको क्या इस वक्त सूट करता है, लेकिन जो इंडिकेशंस आ रही हैं उससे लगता है कि वो गवर्नमेंट के साथ ही आएंगे। अच्छा, वैसे मौलाना फजल रहमान इलेक्शन के बाद से जब तनकीद करते थे, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो नून लीग पे कम तनकीद की जाती थी, मशवरे दिए जाते थे। पीपल्स पार्टी पे तो उन्होंने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि ऐवान सदर खरीदा गया, सिंध असम्बली में पैसे चले, बलूचिस्तान असम्बली में पैसे चले। तो खैर ये बहुत बड़े इल्ज़ाम हैं, ये भी ज़ाहिर है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से आए हैं। लेकिन ये कयास किया जा रहा है कि कोई आइनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है, जिसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब का उनकी साइड पर होना बहुत जरूरी है। तो उसकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन करते हैं सर। मे बी अगर मुझे पता होता तो मैं शायद बता भी देता। जाहिर है गवर्नमेंट हम नहीं है, हम भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों में से हैं, और अभी तक हुकूमत ने कोई भी हमारे साथ बात नहीं की इस सिलसिले में कि कोई आएगी। ये मार्केट में तो पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ये कुछ पता नहीं। जब तक कि हमारे साथ ये बात हमें बिठा के कॉन्फिडेंस में नहीं दिया जाएगा, तब तक स्पेकुलेशन पे तो हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, आप जाहिर है कि वफाकी काबीना का या पंजाब काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आसिफ अली जरदारी की मुलाकात यूं ही तो नहीं हुई होगी, कोई एजेंडा तो होगा। नवीद कमर साहब, ये आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या काजी फाइज ईसा साहब को और आगे बढ़ा रही तो ये तो होगा, मुझे क्या पता कि ये क्या होगा या नहीं। ज़ाहिर मुलाकात होना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। पुराने वास्ते हैं, रिश्ते हैं। अब उस पे से आप सेकंड गेस थर्ड गेस कर रही हैं, ये आप तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा सर, छोटा सा सवाल है कि ये जो एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं चीफ जस्टिस के, ये होना चाहिए आपकी नजर में? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सामने आएंगे, फिर देखिए हाइपोथेटिकल बातों पे कमेंट करना मुनासिब भी नहीं होता। जाहिर है पहली चीज तो ये कि जो आप बात कर रही हैं
आईनी तरमीम है, आया वो मुमकिन भी है या नहीं, आया उसके नंबर्स हैं या नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ इस वक्त सामने नहीं है। तो बैठ के हम कयास आराइयाँ करें ये मुनासिब नहीं होता, कम से कम मेरी लेवल पे नहीं होता। आइन में एक चीज लिखी हुई है, एज जो है वो उसमें लिखी हुई है, तरीकेकार भी अमेंडमेंट का लिखा हुआ है, तो हम उसी के दायरे में रह के कहें। और आज कम से कम जिस तरह से मुझे नजर आ रहा है, कोई इस किस्म के नंबर्स नहीं है जिससे कोई आईनी तरमीम हो सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कयास पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट ऑपोजिशन दोनों कयास पे ही चल रही हैं। हुकूमत कहती है 2 महीने बाद रिलीफ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑपोजिशन कहती है पीटीआई वाले 2 महीने बाद गवर्नमेंट चली जाएगी। तो हम बताएं कि कयास पे ही तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अनदर क्वेश्चन फॉर यू नवीद कमर साहब, कैसर बंगाली साहब को इन्वॉल्व किया गया था सो दैट ही कैन हेल्प आउट द गवर्नमेंट के फायद शारी के अंदर, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और उन्होंने बताया कि 1 से 16 के जो अफसरान हैं हुकूमत उनको शायद निकालना चाह रही है या छांटी करना चाह रही है, लेकिन उससे ऊपर के अफसरान के बारे में हुकूमत कुछ खास संजीदा नहीं है। फिर साथ उन्होंने कहा कि सालाना 30 अरब रुपए का ये जो ख़जाने को नुकसान पहुंचता है, ये जो पूरा प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है, इसको ठीक करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डू यू हैव एनी थॉट्स अबाउट इट? आई एम नॉट नॉलेज ऑफ दिस स्टेटमेंट या उनकी पोजीशन इसके बारे में। बात सारी ये है कि हुकूमत खसारे में तो चल रही है और उनको जो है हुकूमत का साइज कम करने के लिए भी दबाव है। अब क्या एग्जैक्टली वो करते हैं ये प्लान हमारे सामने नहीं आया। जाहिर है कि सिर्फ छोटे लोगों को जो है अफेक्ट करना और जो हायर वो हैं लेवल्स उसको ना करना, उससे कोई आपको बचत नहीं होगी। तो अगर इस किस्म की कोई चीज होती भी है, क्योंकि डुप्लीकेशन है गवर्नमेंट में, कुछ चीजें हैं जो कि 18 अमेंडमेंट के पास डिवॉल्व हो गई, वो सूबों के पास चली गई, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास अभी भी मोटी मोटी असामियां बैठी हुई हैं ना। तो अब उसको खत्म करने की जरूरत है ताकि हुकूमत के पास भी स्पेस आ जाए कुछ अपने। लेकिन सिचुएशन ये है नवीद कमर साहब, आपने भी वजारत खजाना का कलमदान संभाला है, देखा है चीज़ों को, और इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन डू और डाई वाली मौजूद है, क्योंकि आईएमएफ से हमें अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल मिला नहीं है, सिर्फ दुआएं और उम्मीदों पर सब कुछ चल रहा है। तो अगर ये सब कुछ नहीं होता है, अगर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, गवर्नमेंट, चूंकि आप गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। आम आदमी के लिए तो ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। देखिए फिर वही बात आप कर रही हैं, हुकूमत कह रही है कि हम पुर उम्मीद हैं। जाहिर है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी करने वाली हैं। बीच में फिर हुकूमत की तरफ से इस किस्म की चीज़ें, जैसे ये बिजली के बिलों में सब्सिडी की बात आई, नॉर्मली भी जो इस किस्म की आप सिचुएशन में होते हैं जहाँ आप IMF किस्म की जो जिस निगोशिएशंस में आप जा रहे हैं, तो ये चीजें जो हैं मायूब समझी जाती हैं। अच्छा, इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी रिएक्शन दिया है नवीद कमर साहब। एक सेकंड में तो करना बेबी, मुझे तो जी सिर्फ सवाल करना है तो फिर आप करें। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बिजली की सब्सिडी जो इस वक्त गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है, मेरे हिसाब से IMF इसको पसंद नहीं करेगी और उस लिहाज से इनको उसको बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, जिससे बेहतर है कि कोई और ऑल्टरनेट जो है वो दिया जाए ताकि लोगों को भी रिलीफ मिले और फंड के साथ भी हमारे निगोशिएशंस कामयाब जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि IMF भी इस पे सवाल उठाएगा, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पे बड़ी तनकीद की है। और जाहिर है कि ये सिर्फ पंजाब एक लाडला सूबा तो नहीं है, सिंध भी है, KP है, बलूचिस्तान है। अगर इस तरह फेवर करने पे आ गई विफाक, तो फिर तो सूबों को फिर उनके हिसाब से सबको हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून, बिलखुसूस मरीम नवाज साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब पंजाब में वोट गेन के लिए ये स्टंट कर रहे हैं? नहीं, देखिए ना, अगर 2 महीने के लिए सब्सिडी देने का तो मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता कि या तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे लोगों को परमानेंटली कोई रिलीफ मिलता हो,
پھر تو الگ بات ہے. لیکن 2 مہینے کا اب 2 مہینے ختم ہو جائیں گے تو یہ تو پیسہ تو ہوا میں اڑ گیا, پھر کیا کریں گے ہم؟ سو یہ بات میری سمجھ سے تو یہ اسکیم باہر ہے. اس کے ظاہر ہے پولیٹیکل ہی گینز اگر آپ سمجھتے ہیں, میرے حساب سے ایون پولیٹیکل گین نہیں ہے, کیونکہ اگر 2 مہینے کا ریلیف ہے اور تیسرے مہینے میں جا کے پھر بل بڑھ گئے تو ریلیف تو نہ ہوا, لوگ اور ناراض ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے آئی ڈونٹ نو, ابھی تک حکومت اس پروگرام کو پش تو کر رہی ہے, بٹ آئی ہوپ کہ اس کا کوئی نتیجہ پازیٹیو نکلے, اس طرح سے نہ ہو جو کہ اس وقت بڑا کنٹروورشل. یعنی آپ بحثیت اتحادی سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ پنجاب نے کیا ہے یہ کوئی سسٹینیبل فیصلہ نہیں ہے, اور ویسے بھی 2 مہینے بعد موسم بھی بدل جائے گا تو شاید بجلی کی اتنی ضرورت بھی نہیں رہے گی پاکستانیوں کو, لیکن پرابلم یہ کہ کوئی لانگ رن میں کوئی اس کا حل نہیں نکالا گیا. بہت شکریہ نوید قمر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, ایک کہاوت ہے مرے کو مارے شاہ مدار. یہ کہاوت پاکستانی سسٹم پر فٹ بیٹھتی ہے. ہمارے ہاں پہلے ہی معیشت کی تباہی عروج پر ہے اور اب رہی صحیح کسر انٹرنیٹ کی سست رفتاری نے پوری کر دی ہے. وجہ چاہے فائر وال ہے, کیبلز کی خرابی یا کچھ اور, بہرحال ملک کی معیشت کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار 40% تک سست ہو چکی ہے, جس سے نہ صرف فری لانسرز, سافٹ ویئر ہاؤسز, آن لائن ریٹیلنگ کے بزنس کرنے والے اور کال سینٹرز کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, بلکہ غیر ملکی مشنز, سفارت خانوں کا عملہ اور پاکستان میں موجود بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم بھی پریشان ہے, جبکہ کئی آئی ٹی کمپنیز نے اپنا کاروبار پاکستان سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پی ٹی اے نے آن لائن کاروبار سے وابستہ افراد کو ایک انتہائی حیران کن مشورہ دیا ہے کہ صارفین انٹرنیٹ پر منحصر کاروبار میں سست روی سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنا وی پی این پی ٹی اے کے 1 ونڈو آپریشن سے حاصل کریں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وزیر مملکت آئی ٹی ٹیلی کام شزا فاطمہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ انٹرنیٹ کو نہ بند کیا گیا ہے اور نہ ہی سلو, بلکہ انٹرنیٹ پر دباؤ کی وجہ وی پی این کا زیادہ استعمال ہے. پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا, یہ سراسر غلط خبر تھی. بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی, اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وی پی این کا زیادہ استعمال ہی انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ ہے تو پی ٹی اے کی جانب سے صارفین کو بہتر انٹرنیٹ کے لیے وی پی این کیوں فراہم کیا جا رہا ہے؟ دوسری جانب پی ٹی اے کے بیانات میں بھی تضاد ہے. پہلے پی ٹی اے کی جانب سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ 7 سب میرین کیبلز میں سے 2 میں خرابی ہے اور یہ خرابی 28 اگست تک دور ہو جائے گی, جبکہ آج 31 اگست کو انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر کرنے کے لیے وی پی این خریدنے کی آفر دی جا رہی ہے. پنجاب حکومت ایک طرف نیو یارک ٹائم اسکوائر میں پنجاب کو آئی ٹی صوبہ بنانے کے اشتہارات چلا رہی ہے, نوجوانوں میں مفت لیپ ٹاپ اور سمارٹ فونز تقسیم کر رہی ہے, پبلک پلیسز پر فری انٹرنیٹ مہیا کر رہی ہے, آئی ٹی اور ٹیلی کام ایکسپو کے ذریعے $500 ملین کی سرمایہ کاری لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے, تو جانب انٹرنیٹ پر فائر وال لگا کر آئی ٹی انڈسٹری کا سرے سے مکو ٹھپ دیا گیا ہے. نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. سوال یہ ہے کہ حکومتی دعوے اور آئی ٹی انڈسٹری کا مستقبل دو بدو ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس پہ ہم نے رابطہ کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ٹی ایکسپرٹ خرم ظفر صاحب. بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ وی پی این کا زیادہ استعمال اوور آل انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے, پھر سب میرین کیبل کا ڈیفالٹ اور وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ جو حکومت آفر دے رہی ہے, پی ٹی اے آفر دے رہی ہے کہ آپ ہم سے وی پی این خریدیں اور اپنا کاروبار چلائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. دیکھیں, جو اسٹیٹمنٹ آپ نے ابھی چلائی شہزاد صاحبہ کی, اس میں کافی حقیقت بھی ہے اور ہو سکتا ہے کچھ غلط فہمیاں بھی اس کی وجہ سے پھیلی ہوں. جو بات انہوں نے کی ہے کہ وی پی این کے استعمال سے جو اس یوزر ہے اس کا انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. وی پی این آپ کے ٹریڈیشنل انفراسٹرکچر کو اسینشلی بائی پاس کر دیتا ہے, جس میں کیشز لگی ہوتی ہیں جن سے آپ ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں,
और अगर आप उसको बाईपास करके VPN के थ्रू वही इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो वो उसके मुकाबले में डेफिनेटली स्लो होगा। लेकिन VPN के इस्तेमाल से इस कदर इसकी स्पीड इस कदर स्लो होना ये समझ में नहीं आता। अब लेकिन आपने अभी मेंशन किया यूजर के एंड पे, एंड वी ऑल नो दैट VPN इस्तेमाल करने वाला जो यूजर है उसके एंड पे सर्वर स्लो डाउन हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो VPN यूज कर रहा है। मगर ये कहना कि उसके यूज करने से पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बैठ जाता है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमें सवाल ये करना चाहिए कि लोगों को VPN इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। आमतौर पे दूसरे मुल्कों के अंदर लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। VPN सिर्फ कॉर्पोरेट सेटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है जहां पे बहुत सिक्योर डेटा किसी खास कंपनी ने, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई IT कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जो कंपनी के प्रेमिसेस के अंदर काम नहीं कर रहे उनको एक्सेस देनी है, उसके लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता है ताकि रास्ते में कोई वो डेटा स्टील ना कर सके या देख ना सके। तो बड़ा सवाल ये है कि लोगों को VPN इस्तेमाल करना क्यों पड़ रहा है, और उसकी वजह ये है कि दुनिया का हर मुल्क अपनी IT इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। अमेरिका भी करता है, वो चैंपियन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ह्यूमन राइट्स का। अमेरिका भी उनका बड़ा एलैबोरेट सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनके मुल्क के अंदर ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, लेकिन वो टारगेटेड होता है, कानून के दायरे के अंदर होता है। इट्स नॉट अ फ्री फॉर ऑल। और ये इस तरह के ज़ाब्ते बने हुए हैं जो नेशन स्टेट लेवल के ऊपर जो सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करना है, अगर इस्तेमाल किया है तो क्या चीज़ सर्वेल की जा सकती है, क्या चीज़ नहीं की जा सकती, जो की है उसको सिक्योर कैसे करना है, उसको शेयर कैसे करना है, इसके सारे के प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आई थिंक हमें ये जो सारा बयान इंटरनेट खराब है या फायरवॉल लगी हुई है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। पूरी दुनिया फायरवॉल्स इस्तेमाल करती है। फायरवॉल आपके घर से शुरू होती है, आपके घर में जो राउटर लगा हुआ है उसमें एक फायरवॉल है ताकि कोई बाहर से आपके कंप्यूटर्स को एक्सेस ना कर सके, आपके बच्चे गलत वेबसाइट्स वगैरह एक्सेस ना कर सकें। कंपनीज के अंदर फायरवॉल्स लगी होती हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके कि काम के दौरान वो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर ना जाएं जो काम से रिलेटेड नहीं है। टू दैट एक्सटेंट ये बिल्कुल सही है आपने जो फरमाया, लेकिन लास्ट क्वेश्चन इज, क्या ये जो हुकूमत करना चाह रही है कि ट्विटर फरवरी से बिल्कुल बंद है, वो VPN के बगैर नहीं चलता बाय द वे, तो इससे मकासद हासिल किए जा सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि मकासद क्या है। अगर तो मकासद को हमारे मुल्क को और उसके शहरियों को इंटरनेट के थ्रेट से बचाना है, उसके लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लेकिन अगर मकासद ये है कि आपने फ्री स्पीच को कर्ब करना है, आपने इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये नहीं किया जा सकता। आजकल के दौर में हर एक के पास, जिसके पास भी थोड़ी बहुत समझ है, वो इन रिस्ट्रिक्शंस को इजीली बाईपास कर सकता है। आप फोन के ऊपर अगर आप किसी से बात करना चाहें, सिक्योरली करना चाहें, आप कर सकते हैं। मसला ये है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो तो सिक्योर हो जाती है, लेकिन जो डिवाइस है जहां से वो कम्युनिकेशन या वीडियो या वॉइस मैसेज ओरिजिनेट हुआ है, वो यूजर हो रहा है, वो सिक्योर नहीं होती है। अक्सर वो हैक हुई होती हैं, वहां से ये डेटा वगैरह स्टील कर लिया जाता है। ये बात गलत है। ऑब्वियसली ये तभी होना चाहिए जब कोई टारगेट आइडेंटिफाइड हो कि ये कोई टेररिस्ट है या किसी का नुकसान कर रहा है या कोई काउंटरफेट अशिया बेच रहा है। उसके लिए नेशन स्टेट्स नीड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बगैर आजकल के दौर में सर्वाइवल मुश्किल है। हमें बेसिकली इसको सही इस्तेमाल करना है, कानून के दायरे में इस्तेमाल करना है, और एक ज़ाब्ता बना के जिसपे सारे एग्री हों, जिसमें और ऐसे इस्तेमाल करना है कि किसी आम शहरी का नुकसान भी कारोबारी तौर पे हो। बहुत शुक्रिया खुर्रम जफर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।